अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अब तो काफी खासी रूटीन सबकी चेंज हो चुकी है क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। दफातर की टाइमिंग तो ऑलरेडी वो तो फिक्स्ड होती है पूरा साल, लेकिन घर में अगर बच्चे मौजूद हों तो उसकी वजह से रूटीन काफी चेंज हो जाती है क्योंकि बच्चे वापस स्कूलों को जा रहे हैं तो खवातीन के लिए भी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले ये होता था कि बच्चे घर पे हैं तो आप थोड़ा सा लेट तक सोते थे, फिर बच्चे उठते थे, फिर नाश्ता, ये वो सब चीजें, लेकिन अभी सब चीजें अर्ली होने लगी हैं। और जैसा आजकल मौसम चल रहा है उसमें अगर आप वक्त रहते हुए बर वक्त और बहुत अर्ली टाइम पे ही काम कर लेते हो तो आपको पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है क्योंकि इसके बाद जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो आपको बड़ा ही एक फ्रस्ट्रेटिंग सा आपका मूड भी होने लगता है, इरिटेट से होने लगते हैं। तो खवातीन को भी चाहिए कि थोड़ा अपना ख्याल रखा करें, अपनी जात का ख्याल रखा करें। जैसे मौसम बदल रहा है उसमें तो खुद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूटीन कैसी भी हो उसमें मौसम का खासा उसमें हिस्सेदारी होती है, उसमें खासा उसका अमल दखल होता है। तो हम सबकी कोशिश होती है कि अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले देख लें कि वेदर फोरकास्ट क्या कह रहा है। और वेदर अपडेट्स के लिए फैसलाबाद के मौसम का हाल जानने के लिए हमें भी चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम पर अगर नजर डालें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रात भर बारिश के बाद जैसा ही दिन का आगाज हुआ है तो मौसम खासा बेहतर हो गया है और शहर के दीगर और मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला होता है इसमें ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश बरस रही है और कहीं बहुत शदीद गर्मी होती है। तो इस तरह के जो मानसून के आपको नजारे देखने को मिलते हैं उसकी वजह से मौसम और गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आई है। लेकिन अभी भी क्योंकि हब्स है और हब्स की वजह से कोशिश क्या करें कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जब भी घरों से बाहर निकलें तो अपने सर को और चेहरे को अच्छे से लपेटें, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेशन की वजह से आप कहीं पे गिर जाओगे या कहीं तो कोई भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप घर से बाहर निकल रहे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको बहुत ही जल्दी कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि छोटी छोटी चीजों का खुद से ख्याल रखें। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने साथ पानी की एक्स्ट्रा बॉटल जरूर रखा करें ताकि अगर किसी को भी आपकी मदद की जरूरत है तो आप बर वक्त उसकी मदद कर सकें। और साथ ही साथ अगर किसी की बहुत ही हैप्पी मोमेंट है तो उसके हैप्पी मोमेंट्स को और भी ज्यादा खास बनाना हर किसी पे मैं तो समझती हूँ फर्ज होता है। अगर आप किसी से वैसे रूटीन में बात नहीं कर रहे लेकिन अगर किसी के लिए कोई खुशी का मौका है तो उसके खास लम्हात को और भी ज्यादा उसे विश करके खास बनाना चाहिए। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जब आपकी बर्थडेज हो तो हम आपको विश करें और आपके खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाएं। आज भी हमारे साथ 2 बर्थडेज है। आयत फातिमा, उनकी आज बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ढेर और ढेर कामयाबी आपका मुकद्दर बने। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो। हैप्पी बर्थडे। और बच्चों की जब बर्थडे होती है तो बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं, सामने पेरेंट्स और घर वाले भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट करना कौन नहीं चाहता। हमारे साथ एक और बर्थडे भी है मोहम्मद काशिफ की, उनको भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। इनकी बर्थडे के हवाले से भी हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। आप दोनों को सालगिरह की बेहद मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप दोनों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। और बेटियां तो वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं और वालिदैन की कोशिश होती है कि उनको जितना खास एहसास दिलाया जा सके उतना ज्यादा उनको खास ट्रीटमेंट मिले। तो अल्लाह करे कि आप दोनों का आज का दिन बहुत ज्यादा खास बने, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और आपको एक हेल्दी लाइफ भी मिले। और क्योंकि हेल्थ है, कहते हैं जान है तो जहान है, सेहत हजार तंदुरुस्ती है। सेहत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक हमारी खेलों के साथ भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि खेलों के हवाले से फैसलाबाद में किसी भी तरह के टूर्नामेंट से किसी भी तरह की लीग्स नहीं हुई। लेकिन अब फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी भी है और एक अच्छी बात भी है खेलों के मैदान से ये कि आज एक बड़ी जबरदस्त सी न्यूज है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले जा रहे हैं। और उन तमाम लोगों के लिए तो बड़ी ही एक्साइटिंग है जो कि खेलों के बड़े शौकीन हैं क्योंकि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से और उनकी कोशिशों की वजह से, मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों की वजह से काफी लंबे अरसे के बाद फैसलाबाद में वनडे कप होने जा रहा है जिसमें मुल्क भर से दीगर मुख्तलिफ टीमें इसका हिस्सा बनेंगी और बहुत सारी इसकी भरपूर तैयारियां अरूज पर हैं। लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट पाई जा रही
रही है और इस लीग के हवाले से किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि इकबाल स्टेडियम में होने जा रहा है। इकबाल स्टेडियम के हवाले से क्या सूरत हाल है, मामलात कहां तक पहुंचे हैं और पूरी इसकी डिटेल क्या है, और खेलों के लिए ये एग्जाम कितना ज्यादा, ये कदम कितना ज्यादा अहम और कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा। और इसके बाद क्या ये सिलसिला आगे भी आने वाले दिनों में जारी रह पाएगा या नहीं, और कितना पॉजिटिव इंपैक्ट इस पे आएगा, क्योंकि हमने अपने बारहा प्रोग्राम्स में जिक्र किया है कि प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि किसी भी तरह के यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं होते, किसी भी तरह के यहाँ पे खेलों के मुकाबले नहीं होते। और क्या इस तमाम लीग की वजह से इंटरनेशनल खेलों को भी फरोग मिलेगा या नहीं, इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स रिपोर्टर अरसलान दुरानी और रिपोर्टर मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। अरसलान, बड़ी ही खुश आइन खबर है और बहुत सारे लोग इस खबर का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। फैसलाबाद में काफी लंबे अरसे के बाद वनडे कप होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? इकबाल स्टेडियम में हो रहा है, तो थोड़ा सा पहले तो आप ये वनडे कप के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताएं और फिर बताइएगा कि इकबाल स्टेडियम में तैयारियों का सिलसिला कहां तक पहुंचा है। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट की जब बात होती है तो वनडे को सबसे पहले देखा जाता है, T20 बहुत बाद में आया। तो फैसलाबाद में ये अब होने जा रहा है चैंपियंस वनडे कप, जो कि पहले नेशनल वनडे कप हुआ करता था, नेशनल T20 कप हुआ करता था। पहले भी फैसलाबाद मैंने कहा हो चुका है 2016 में, उसके बाद फिर 2018 में, फिर एक लंबा गैप आया है। तो अब फिर फैसलाबादियों के जो क्रिकेट शायकीन उनके लिए अच्छी खबर है कि अब चैंपियंस वनडे कप फैसलाबाद के, और ये 2018 के बाद हो रहा है जी। उसके बाद T20 कप होते रहे हैं और अभी भी विमेंस लीग भी यहाँ पर होके गई है, लेकिन वनडे जो ये, क्योंकि जो डोमेस्टिक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है वनडे कप, चैंपियंस वनडे कप, उसकी वजह ये है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में वनडे के जितने भी मैचेस होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं वो दूसरे शहरों में करवाए जाते हैं, मुल्तान में, रावलपिंडी में या फिर लाहौर में, कराची में। लेकिन ये अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतने अरसे बाद फैसलाबाद को दोबारा मौका दिया जा रहा है शायकीन क्रिकेट के लिए। 150 से ज़ायद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि स्टार्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका बड़ा नाम है। वो सब के सब यहाँ पर खेलेंगे, जलवागर होंगे। अगर पाकिस्तान की जो सीरीज़ चल रही है बांग्लादेश के खिलाफ, वो ना चल रही होती तो जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे होते हैं, क्योंकि इनमें जो टीम्स हैं उनके पहले जो नाम थे वो रीजनल नेम्स थे, जैसे लाहौर है, कराची है, इस तरह। लेकिन अब उनके नाम चेंज हो गए हैं, लायंस हैं, इसके अलावा वॉल्व्स है, पैंथर है, इस तरह के नाम किए गए। चैंपियंस, क्योंकि चैंपियंस का लक़्ब दिया गया, पहले ये नाम नहीं था, पहले वनडे कप के नाम से, ये नेशनल वनडे कप के नाम से इसका नाम था। तो चेंज किया गया, कुछ चेंजेस की गई है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जानिब से कि क्रिकेट को वापस, और डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर होगी तो आपकी नेशनल टीम भी बेहतर होगी। तो ये पहले अब हो क्या रहा है, अब जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो सारे के सारे हो रहे हैं। T20 क्रिकेट हो रही है, उससे भी अब कम हो गया, T10 आ गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मैचेस जैसे टेस्ट क्रिकेट है या वनडे क्रिकेट है, हमारे बड़े बुरे हालात हैं नेशनल टीम के। तो ग्रास रूट लेवल पे आके और डोमेस्टिक में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अगर वनडे को दोबारा से उसको फोकियत दी जाएगी तो कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी, कितने रीजन? 6 टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं और 6 मुख्तलिफ रीजन्स की टीम्स हैं, उसमें फैसलाबाद का रीजन भी है। और इसमें हमें कोई कौन से नामवर खिलाड़ियों के नाम और कौन खेलते हुए दिखाई देंगे? देखिए, इसमें जो पाकिस्तान की करंट नेशनल टीम में जो खेल रहे हैं उनके अलावा जितने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वो सारे जो डोमेस्टिक पहले खेल चुके हैं वो सारे खेलेंगे। इफ्तिखार अहमद हो गया, इसके अलावा शादाब खान हैं, उसामा मीर हैं, तो ये सारे स्टार्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड्स और पाकिस्तान की कोचिंग करते रहे हैं, वकार यूनिस, मिसबाह हक, सईद अजमल है, इसके अलावा शेब मलिक है, ये मेंटोर्स मुकर्रर किए गए टीम्स के, तो वो यहाँ पर होंगे फैसलाबाद में। अच्छी ये चीज़ है कि इस तरह के एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो आके अपनी जो छोटी टीम्स हैं उनको मेंटोर करें, उनको संभालें और खामियों को देखें, खूबियों को देखें। अब इसका शेड्यूल जो है वो 12 सितंबर से है, 12 सितंबर से 29 सितंबर तक ये जारी रहेंगे। अब खुशखबरी क्या है शायकीन क्रिकेट के लिए, वो ये है कि पहले जितने भी मैचेस हैं, आखिरी 4 मैचेस छोड़ के, वो सारे बिल्कुल मुफ्त दे सके हैं। कोई टिकट की जरूरत नहीं है आपको, किसी चीज की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड योर आईडी। मतलब 12 सितंबर से ऑनवर्ड लास्ट 4 मैचेस तक तमाम लोगों के लिए ये तमाम फ्री है, वो जाके कभी इसको देख सकते हैं। ठीक जो पहला मैच है वो 9:30 बजे खेला जाएगा। बाकी तमाम मैचेस डे एंड नाइट होंगे, वो 3 बजे शुरू होंगे, फिर रात तक वो 12
तक रहेंगे। तो ये भी है कि फैमिलीज भी शाम को जाकर मैचेस वगैरह देख सकते हैं और फिर फ्री भी है, आपको कोई टिकट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और एंटरटेनमेंट का तो बिल्कुल एक सोर्स है ही है, क्योंकि क्रिकेट की अगर समझ नहीं भी मोस्टली खवातीन को होती, लेकिन उनके लिए एक एंजॉयमेंट है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड वो कर सकते हैं, तो बड़ा जबरदस्त है। और अगर आपको तमाम मैचेस फ्री देखने को मिल रहे हैं लास्ट के 4 मैचेस के अलावा, तो इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या हो सकती है। और मरियम, आप क्या समझती हैं कि दोबारा से क्रिकेट का फैसलाबाद में होना और इस तरह की लीग का होना इट्सेल्फ खेल के लिए कितनी अच्छी बात है? बहुत शुक्रिया जीनत। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग बचपन से खुद भी देखते आ रहे हैं कि गली मोहल्लों के अंदर स्पेशली जो लड़के हैं उनके पास बैट हो ना हो, एक कोई ना कोई लंबी सी लकड़ी जरूर होती थी, और वो एक ग्राउंड के अंदर, क्योंकि आप हर चीज आपको हर वक्त मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो जो उनके पास उस वक्त होता था, हम उनको देखते थे कि वो खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, चीज को पकड़ना, व्हाटएवर जो भी उनका सिनेरियो होता है वो हमें होता हुआ नजर आता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ हम लोगों को अब वो उस तरह से नजर नहीं आता। हमें नजर आता है कि बच्चे अगर ग्राउंड में मौजूद भी हैं तो वो खेला नहीं जा रहा, या तो वो बैठे हुए हैं या वहां पे झूले लिए जा रहे हैं। और जिन बच्चों की एज आप कह लें कि 12 से ऑनवर्ड्स लड़कों की होती है, जो इसमें ज्यादा हमें नजर आ रहे होते हैं कि वो ग्राउंड में नजर आएंगे, अब उनके हाथों में फोन गैजेट्स होते हैं, वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की जो आप कह लें कि लीग्स शुरू करना या खेलों को दोबारा वापस लेके आना, ये बहुत अच्छी कोशिश है। क्योंकि एक तो ये होगा कि सिर्फ वो लीग्स जो हैं या वो गेम्स जो हैं सिर्फ ग्राउंड तक की हद तक नहीं रहेंगी, बल्कि जो घर में लोग बैठे हैं सिटी 41 भी उनको दिखाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर ये भी एक आप कह लेंगे, अगर वो वहां पे मौजूद होंगे तो उनके अंदर एक दोबारा से जज्बा आएगा कि अगर ये खेल सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं खेल रहे, हम भी खेलें। और अब तो इस तरह से हो गया कि उस टाइम पे जब हमारा बचपन था, या उससे भी पहले की बात करें, तो लोगों को चीजें या बच्चों को नहीं मिलती थी। अब तो माँ बाप से बच्चे जिद करके के ले ही लेते हैं और उनके पास वो मौजूद होती है कई बार। और अब तो मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को देखा है कि क्योंकि गैजेट्स आने की वजह से ना बच्चों को माँ बाप भी अब परेशान है कि यार ये हर वक्त फोन के अंदर है, वो खुद ला के दे रहे हैं कि बेटा ये बैट बॉल है, ये दूसरी चीजें आप इनके साथ खेलें। तो ये फिजिकली बच्चों को लेके आना चाह रहे हैं गेम्स की तरफ। तो बड़ा जरूरी है कि इस तरह की गेम्स आए ताकि लोगों के लिए आसानी हो, बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आए। क्योंकि हम पहले देखते होते थे कि हमारा बचपन था तो स्पेशली फजर की नमाज के बाद बहुत सारे इलाके के लड़के मिलकर क्रिकेट खेलने जाया करते थे, और वो फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से सब बड़े दुबले पतले से होते थे। बच्चों में ओबेसिटी जो बढ़ती जा रही है उसकी भी मेन वजह यही है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। चैंपियंस वनडे कप के हवाले से मजीद आपको डिटेल बताएंगे, मजीद ब्रीफ करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी की बात यह है कि फैसलाबाद में काफी अरसे के बाद, काफी लंबे गैप के बाद अब होने जा रहा है वनडे कप, और जितने भी फैमिलीज हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, वो तमाम मैचेस को एंजॉय कर सकेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको बिल्कुल कुछ भी पे नहीं करना। मां सवाए लास्ट के 4 मैचेस के आपको सिर्फ 4 मैचेस पे करना पड़ेगा, अदरवाइज तमाम सीरीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वैसे ही क्रिकेट का जो जुनून है वो तो हम सबके सर चढ़कर बोलता है। इसी हवाले से हम देखेंगे कि क्रिकेट के हवाले से इकबाल स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां चल रही, क्योंकि रेनोवेशन का काम भी चल रहा था, वो काम कहां तक पहुंचा है और इतना स्पीडली काम चल रहा है, तो उसकी वजह क्या ये वनडे कप है? अरसलान देखिए, हाँ वनडे कप भी है डेफिनेटली, लेकिन इससे पहले पीसीबी के ऑफिशियल्स ने दौरा किया था इकबाल स्टेडियम का, तो एक पीसीबी का मयार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो होगा तो डोमेस्टिक मैचेस भी होंगे और इंटरनेशनल मैचेस भी कराए जाते हैं। यहाँ पर था क्या कि यहाँ पर एक तो यहाँ तक के जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो भी बहुत पुराने और खस्ता हाल थे, उन पर भी काम होने की ज़रूरत थी। इसके अलावा ग्राउंड की, विकेट की, आउटफील्ड पर इतना बड़ा घास था और पेंट जो है वो पुराना था, कुर्सियां भी उखड़ी हुई थी बाज़ जगहों पर जहाँ पर आकर बैठते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये था कि ड्रेसिंग रूम्स में जो फैसिलिटीज़ होती हैं प्लेयर्स के लिए, अलमारियाँ वगैरह लगाई जाती हैं क्योंकि उन्हें सामान वगैरह रखना होता है, वो तक नहीं थी, बहुत ही पुरानी और मुसीदा किस्म की थी, खंडरात टाइप। तो वो अब तब्दील हुई हैं, नए 2 ड्रेसिंग रूम्स बने और बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं, बड़ा अच्छा काम किया गया वहाँ पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए काम किया गया। फिर वहाँ पर मुख्तलिफ वाशरूम्स बनाए गए हैं खिलाड़ियों के लिए,
और ग्राउंड में काम हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हाँ। क्योंकि ग्राउंड में फर्स्ट टाइम हमने ये देखा है कि जो उसकी तराश खराश की गई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए की हुई। पहले होता क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे? डेफिनेटली उसके चांसेस इस तरह से बन रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के रेनोवेशन का काम चल रहा है, लाहौर में भी ये काम चल रहा है, कराची में भी कुछ काम वाम चल रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के फैसलाबाद को इंटरनेशनल मैचेस मिलने भी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो इंटरनेशनल मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में हुआ था वो 2008 में हुआ था, और इत्तेफाक की बात यह है कि वो भी बांग्लादेश ही का मैच था। उसके बाद से 2008 से ऑनवर्ड अब तक कोई मैच इंटरनेशनल फैसलाबाद के इस इकबाल स्टेडियम में नहीं हुआ। एक इस पूरे टिनोर में इन सालों में सिर्फ एक ऐसा मैच हुआ है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल का हो सकता था। वो था शायद अफरीदी ने कोई एक मैच फाउंडेशन के हवाले से करवाया था, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। उसके अलावा जो फाइनल हुआ था 2016 में नेशनल वनडे कप का, KPK और मेरे ख्याल से सामने उसकी टीम इस्लामाबाद से थी, नॉर्दर्न की, तो वो अच्छा फाइनल हुआ था, लोगों ने आके देखा था, क्राउड हुआ था। फिर 2018 में जो T20 हुआ था उसका फाइनल अच्छा हुआ था। उसके बाद से क्राउड नहीं देखा फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम ने। तो रेनोवेशन का काम भी हो रहा है, अभी भी जारी है, और उम्मीद है कि क्योंकि 7 से कैंपस लग जाने हैं मुख्तलिफ टीम्स के, बोड़ा वाली ग्राउंड में हो सकता है, जवाद क्लब में भी लग जाएं, इकबाल स्टेडियम में भी कैंप्स लगेंगे, तो वहाँ पर भी काम शुरू हो गया, थोड़ी बहुत तराश शुरू कर दी है। तो मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने देखा है कि जो घास को तराशा गया है वो इंटरनेशनल लेवल को देख के तराशा गया। वरना होता क्या था कि एक बंदे को वो मशीन पकड़ा देते थे चलने में, काटो भैया, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब बाकायदा मशीन के साथ उसकी तराश की गई, क्योंकि देखें आजकल लोग चौके और छक्के देखना चाहते हैं। तो विकेट की तैयारी भी वैसी ही की गई। जब मेरी बात हुई थी जो कि विकेट को देखने के लिए आए थे PCB के ऑफिशियल, तो मैंने उनसे पूछा था कि सर यहाँ पर अक्सर ये होता है कि बॉल डेड रहती है, ये घुटनों से ऊपर उठ के नहीं आती, तो डेड बॉल पर स्कोर्स कम होते हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा फायदा होता है उस पर, और फिर होता ये है कि बैटर्स को मुश्किल होती है शॉट खेलने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक तो हम विकेट को तेज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बॉलर्स को मदद मिलेगी, लेकिन फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, लेकिन ये है कि अगर बैटर टिकेंगे तो स्कोर्स होंगे, छक्के चौके लगेंगे, और जो क्रिकेट देखने के लिए शायकीन क्रिकेट होंगे वो एंटरटेन होंगे। और सेकंड चीज़ होती है आउटफील्ड पर अगर इतना बड़ा घास होगा तो बॉल रेड़ेगी ही नहीं, उसको फ्रिक्शन मिलेगी, रुक जाएगी, चौके कम लगेगा, सिंगल डबल होंगे तो लोग कहते हैं कि यार ये तो कुछ छक्के नहीं लग रहा, कुछ चौके नहीं लग रहा। तो वो एक उस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल तराशा गया। और उनकी प्रैक्टिस के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि प्रैक्टिस के लिए देखिए मोहसिन नकवी जो है उन्होंने इस पर बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जो भी प्लेयर फाइनल टीम का हिस्सा बनेंगे उनकी सबसे पहले फिटनेस टेस्ट होगा। अभी भी फिटनेस को लेकर वो बड़े कॉशियस हैं, और पाकिस्तान टीम में भी फिटनेस को देखा जा रहा है, और फिटनेस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही है कि मेंटोर जो हैं वो पहले फिटनेस को देखेंगे, फिटनेस को देखने के बाद सिलेक्शन होगी, और फिट टीम जो प्लेइंग 11 होगी वो उसको मुख्तस किया जाएगा। तो फैसलाबाद में तो वैसे भी आजकल जो कंडीशन है इतनी बुरी नहीं है, वो फ्रेंडली है, क्रिकेट फ्रेंडली है, इतनी गर्मी नहीं है। मतलब आप एक ही मैच है जो दिन टाइम है, बाकी सारे तो 3 बजे शुरू हो रहे हैं, फिर शाम को तो अच्छा खासा मौसम जो है वो बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि हो सकता है कि 12 सितंबर के दौरान कहीं को रिमझिम ना हो जाए, क्योंकि हमारे जो नकाशी के इंतजाम हैं मुझे ये खतरा है वो बड़े ही मतलब बादशाह जो है ना उसका, और इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया का भी मैं यही पूछने वाले थे कि अगर इन दिनों में बारिशें हो जाती हैं तो ड्रेनेज के लिए और पिच को सुखाने के लिए या स्टेडियम के लिए क्या इंतजाम किए? ये बड़ा मसला है एक, मतलब अगर उस लेवल की बारिश होगी कि पानी जो है वो घुटनों से ऊपर आ गया तो मसला होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इकबाल सबसे ज्यादा पानी खड़ा ही इकबाल स्टेडियम के इर्द होता है। उसकी वजह यह है कि वो निचली सतह है, वो नशेबी इलाका है। बिल्कुल ऐसा तो एक तो बहुत पहले कहीं स्टेडियम बना था, 1917 में स्टेडियम तैयार हुआ था, तो उसके बाद से जो इर्द गिर्द का इलाका है वो बड़ा डेवलप हुआ है। उनको वो रोडें बना के, रोड्स मुख्तलिफ बना के हमने वो सतह ऊपर कर दी। अब चूंकि वो जगह निचली जगह है, थोड़ी डाउन है, तो पानी वहाँ पर जमा होता है, इर्द गिर्द के इलाकों का भी वहाँ पर जमा हो जाता है। तो उसके लिए इनको अभी से इंतजाम स्ट्रिक्टली करने चाहिए। हाँ, क्योंकि इस चीज को माइंड में रखना चाहिए। पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं, जब से ये मानसून का वेदर स्टार्ट हुआ है तो बारिशों का कुछ पता नहीं होता, बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर बरस जाती हैं। 5 सितंबर या 7 सितंबर को कैंप्स लग जाएंगे तो टीम्स यहाँ पर आ जाएंगी,
तो उससे पहले जरूरी है कि आप बिल्कुल ये ठीक, इंतजाम बिल्कुल कर ठीक। लें। इंतजामात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाँ है, जी। इसके हवाले से मैं और भी जानूंगी आपसे, लेकिन मरियम इस तरह की लीग्स की वजह से आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के कितने ज्यादा मौके कितने पैदा होंगे? अच्छा ज़ीनत, हम लोग खुद भी देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि दीगर जितनी भी गेम्स मौजूद हैं उनके प्लेयर्स इस बात की शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें सिर्फ हमारे जो कोच हैं वो हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम नेशनल या इंटरनेशनल गवर्नमेंट उनको इंटरनेशनल तक तो पहुंच ही नहीं बेचारे पाते ना, नेशनल तक ही रह जाते हैं क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट उनसे नहीं हो पाती, ऊपर तक नहीं जा पाते। क्योंकि अगर आपने कोई भी गेम शुरू करनी है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपने आप पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, और अगर आप खेल रहे हैं उस चीज के लिए तो उसके लिए भी आपको चीजों की जरूरत है, जिम की जरूरत है, दीगर चीजें जो उसके साथ अटैच होती हैं उनकी जरूरत होती है। और हमारे प्लेयर्स हमेशा इस बात का गवर्नमेंट से भी शिकवा करते हैं कि हमें पहले कुछ नहीं दिया जाता, हम पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि यही प्लेयर होते हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर आपको आगे लेके जाना है। अरशद नदीम की बात कर लें तो वो भी कि कोई उनसे नहीं पूछता था कि भी तुम कौन हो क्या है, जैसे ही वो जीत के आया साथ ही उसको हमने हार पहना दिए। तो ये डिफरेंस है कि जब आपके प्लेयर को आपकी जरूरत होती है तब हम मौजूद नहीं होते, और जब वो जीत के खुद अपने बलबूते पे जीत के वो आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि अब सारा कुछ ही हमने किया था आपके लिए और आप हमारे पाकिस्तान की शान है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे अभी से, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ये इंसान के अपने अंदर होता है, वो शौक से करता है। हाँ। तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो हम जैसे बंदे होते हैं जिन्होंने टेबल चेयर पे बैठना होता है वो ये काम नहीं कर सकते। ये आपके अंदर एक ताकत होती है जो आपको ऊपर लेके आती है, और अगर इस ताकत को मजीद हम पॉलिश नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो मान पड़ता जाएगा, और जो सूरत हाल हमारी माशी है और मुल्क की चल रही है उस टाइम पे आके जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो भी अपने हथियार उठा देता है। वो कहता है कि यार यहाँ तो मैं घर अपना चला लूंगा या मैं स्पोर्ट्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। ये बहुत जरूरी है। बड़ी स्ट्रिक्ट रूटीन होती है, उसे अपने फिटनेस का बिल्कुल ख्याल रखना है, डाइट का ख्याल रखना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको डिफरेंट तरह की सोर्सेज की जरूरत होती है, सहूलियात आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। बट द गुड थिंग इज के चले देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां जो कि बहुत सारे खेलों में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, तो आई एम श्योर कि उनके लिए भी बहुत सारे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप वहां जाएं, देखें, एंजॉय करें। और दूसरी बात कि फैसलाबाद के अंदर पहले भी कई बार डिस्कस हुई है कि फैसलाबाद के अंदर कोई भी प्रॉपर तफरीही मुकाम नहीं है, हम लोगों को कोई तफरीह नहीं मिलती है। हाँ। कि इस तरह की कोई इवेंट्स आए कि पूरा फैसलाबादी जो फैसलाबादी है प्रॉपर उस चीज को एंजॉय कर सके। तो ये एक अच्छा मौका है फैसलाबादियों के लिए कि आप लोग बाहर निकलें, इसको मैच को एंजॉय करें, और जैसे प्रॉपर हम फैसलाबादी हैं हमें पता चले कि फैसलाबादी जो है वो जैसे कि अरसलान ने बताया कि 2018 के बाद या 2016 के बाद से अभी तक एक बार स्टेडियम ने वो क्राउड नहीं देखा जो मैचेस का होना चाहिए। अगर होता भी है तो आधा होता है, थोड़ा सा हो गया, 4/4 हिस्सा हो गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ मखसूस टारगेटेड लोग जो हैं वो आते हैं। लेकिन इस दफा इस बात की उम्मीद जो है फैसलाबादियों से सबको ही है कि वो इसको एंजॉय करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना क्राउड होगा, जितना अच्छे से लोग इसमें अपना वो रखेंगे, इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो एक्सपेक्टेड है कि इस तरह की लीग्स और इस तरह के मजीद इवेंट फैसलाबाद में होंगे और ये खेलों पर बहुत ही खुशगवार असरात मुरतब करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। खेलों के हवाले से खुशगवार जब भी एक्टिविटीज होती हैं तो वो बड़ी एक आपको भी खुशी का मौका फराहम करती हैं, क्योंकि अच्छी बात है अगर तो क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा तो क्रिकेट के साथ साथ उम्मीद करते हैं कि दीगर खेलों को भी फ़रोग मिलेगा, और इसी तरह से फैसलाबाद में खेलों का अगेन एक बार फिर से रिवाइवल होगा। जो इतनी परेशानियां हैं, जो इतने सारे मसाइल हैं जो कि काफ़ी अरसे से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं खेलों के हवाले से कि फैसलाबाद की सतह पर प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। एक बार स्टेडियम के हवाले से भी हमने बात की कि बहुत ज्यादा उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश है। तो अच्छी बात यह है कि रेनोवेशन का काम शुरू हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि इस चीज का इंडिकेशन है कि यहाँ पे इंटरनेशनल खेलें भी होंगी, और जब इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे सिक्योरिटी को फुल प्रूफ करना भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी के हवाले से अरसलान बताइए क्या इंतजाम हैं, और जो प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे मुल्क से, जो टीमें आ रही हैं, उनकी रिहाइश का क्या बंदोबस्त है, कहाँ वो रहेंगे, उनके लिए क्या अकोमोडेशन है?
नहीं, वो तो पीसीबी ने ना शुरू से पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ पे उनकी टीम्स जाती हैं, तो वो एक खास किस्म के होटल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर उनको रखा जाता है। लेकिन जो बेहतर चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही देखती है। पीसीबी की सारी सिक्योरिटी जितनी भी है, उनकी मूवमेंट जहाँ से जहाँ तक होती है, वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, वो जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं वो जगह होगी, फिर इकबाल स्टेडियम के अराउंड सारी सिक्योरिटी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देखेगी। तो क्योंकि ये इकबाल स्टेडियम जो है ये अंडर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आता है, तो इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर ने भी वक्तन फवक्तन दौरे किए हैं वहाँ पर और चेक किए इंतजामात और स्पॉट्स देखे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने सिक्योरिटी रखनी है। आप बात कर रही थी कि फैसलाबाद के खिलाड़ियों के हवाले से कि उनको कितने मौके मिलते हैं, बहुत ही डिप्राइव रखा गया फैसलाबाद को। सईद अजमल, आसिफ अली और एक दो और प्लेयर्स के अलावा आज तक फैसलाबाद से हमने ये कुछ सालों से 2010 से बाद कोई बड़ा नाम नहीं देखा फैसलाबाद से। उसकी वजह ये नहीं कि फैसलाबाद में टैलेंट नहीं, उसकी वजह ये है कि हमने फैसलाबाद को डिप्राइव रखा है। ये हमारा मुतालबा भी है कि फैसलाबाद में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बहाल किया जाए। इंटर क्लब क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई है, बहुत कम मैचेस होते हैं। और आपका स्ट्रीट टैलेंट निकल कर ही तब आता है जब आपके पास इवेंट्स होते हैं, आपके पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप बच्चों को मौका फराहम करते हैं। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है तो हम कैसे कोई नया टैलेंट? देखिए, जो पिछली हुकूमत थी, पिछली से पिछली निगरान सेटअप को छोड़ के, उसने एक सबसे बड़ा बुरा काम किया था क्रिकेट के साथ। उसने इंटर क्लब क्रिकेट को रोक दिया था, बंद कर दिया था। उसकी वजह से भी देखने को ये मिला है कि हम डोमेस्टिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का वो तबाह हुआ है। हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अब उनका वो स्टेमिना नहीं है, वो उनके खेलने का स्टाइल नहीं रहा। अब हो क्या रहा है, सिर्फ T20 क्रिकेट हो रही है। टेस्ट में हमारे जो हालात बांग्लादेश के सामने हुए हैं उसकी वजह ये नहीं, मैं ये नहीं इत्तेफाक करता जी आपस में उनके मामलात ऐसे हैं, खिलाड़ी आपस में बोलते नहीं हैं, उनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। दिस इज़ नॉट द मैटर। मैटर ये है कि हमने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा है पसे पुष्ट। हमने टेस्ट क्रिकेट पर काम नहीं किया, वनडे क्रिकेट पर काम किया ही नहीं है। हमारे डोमेस्टिक में कितने मैचेस होते हैं वनडे के, सिवाय कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, उसमें भी जो फैसलाबाद रीजन है उसमें से कितने खिलाड़ी फैसलाबाद के हैं, सिर्फ फैसलाबाद के हैं, ये भी देखना होगा। फैसलाबाद के खिलाड़ी बहुत कम होते हैं। होता ये शेखुपुरा, कसूर से इधर उधर से उठा के वो फैसलाबाद की टीम में डाल देते हैं। भाई फैसलाबाद का मतलब है फैसलाबाद रीजन। आप फैसलाबाद के शहर को प्रायोरिटी दें, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दें, डिवीजन को प्रायोरिटी दें, उसके बाद फिर आप चले रीजन की तरफ। क्योंकि हमारे रीजन में चिनियोट, जहांगीर, टोबा और सरगोदा भी फैसलाबाद क्रिकेट का रीजन है। रीजन क्योंकि हर जैसे ये हमारे डिवीजन्स हैं पंजाब, किस तरह रीजन क्रिकेट के रीजन हैं, तो वहाँ से ज़्यादा प्लेयर्स को पकड़ दिए जाते हैं और फैसलाबाद को डिप्राइव रखा जाता है। तो अब उम्मीद ये है कि टैलेंट है। मैंने यहाँ पर अभी टूर्नामेंट एक मैं कवर करके आया हूँ, वो लायलपुर T20 प्रीमियर लीग हो रही है। तो मैंने खुद देखा है कि यार ऐसे ऐसे प्लेयर्स पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बैटर्स हैं, ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं। एक लड़का था टोबा का, वो 145 प्लस कर रहा था बॉलिंग में। और जब आसिफ से मैंने पूछा कि आपको उसने बॉल करवाई, आपकी यहाँ से गुजरी, आसिफ कहता है कि यार मैं सरप्राइज्ड हो गया कि फैसलाबाद में भी ऐसा टैलेंट है। वो बाकायदा उसने ऑन रिकॉर्ड ये बात की हुई है कि इतने अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो भाई टैलेंट तो है ना, इनको मौके की ज़रूरत है। और मैं स्टैमिना की बात इसलिए कर रहा था कि अगर 3 रोज़ा क्रिकेट हो जाए और 5 रोज़ा क्रिकेट हो जाए, 1 रोज़ा क्रिकेट जो उसको दोबारा से शुरू किया जाए और इंटर क्लब इस क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, अंडर 14 से लेकर अंडर 19 तक इस क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, तो फिर हो सकता है कि हमारी जो नेशनल टीम है उसमें अच्छे बैटर्स आएँ, अच्छे बॉलर्स आएँ, स्टेमिना हो उनका और वो परफॉर्म भी करें। अब T20 के प्लेयर हमने टेस्ट में डाले हुए हैं, तो वो टेस्ट में वो क्या करेंगे? उनका तो माइंड सेट ये है कि छक्का मारना है और बस उसके बाद फिर छक्का मारना है। और अरसलान, इस तरह के पूरे लीग के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेशनल टीम के लिए भी कुछ प्लेयर्स को चुन लिया जाएगा और हमें टीम में नए चेहरे दिखाई देंगे, नया टैलेंट दिखाई देगा और उससे पाकिस्तान के इंटरनेशनल फोरम पे जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा से यही होता है कि डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है हमने सिर्फ PSL के प्लेयर्स को उठाया और डाल दिया टीम में और परफॉर्मेंस सामने है। 2016 से PSL स्टार्ट हुई है, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा हमने कोई टूर्नामेंट जीता नहीं है। हम 2021 के सेमीफाइनल में हार गया, 2022 का जो T20 का फाइनल हुआ था हम उसमें भी हार गए थे, करीब गए, लेकिन वो भी बाय चांस हम वहां तक पहुंचे हैं। एक होता है ना, एक टीम की कंसेक्टिव परफॉर्मेंस होती है, वो हमने नहीं देखी। कंसेक्टिव परफॉर्मेंस कहीं भी नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि PSL से उठा रहे हैं खिलाड़ी और उसका भी स्टैंडर्ड अब इतना लो हो चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ भाई हमने पेस को क्या करना है, पेस हमने हर वक्त कहा होता है कि पेस बॉलर्स चाहिए, स्पीड होगी तो हम जीतेंगे। नहीं, हमें चाहिए क्वालिटी बैटर्स और स्पिनर्स चाहिए। हमारी टीम में जो इस वक्त लैक है वो क्वालिटी बैटर्स और स्पिनर्स का, जिसकी वजह से हम इस वक्त बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब वुड यू बिलीव कि जो कि टॉप 10 में कहीं 8वें नंबर पर आती है और हम टेस्ट में
5वें या चौथे नंबर पर है और हमारा ये हाल है कि एक को हरा दिया, दूसरा हमें तकरीबन वो हरा देंगे। और ये सीरीज होम सीरीज पाकिस्तान कभी भी बांग्लादेश से एक टेस्ट मैच, सिंगल टेस्ट मैच नहीं हारा था और होम सीरीज हार जाएगा। ये सूरत हाल बनी पड़ी। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल मैचेस की बहाली की यहाँ पे चांसेस अब, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तमाम चीजें हो रही हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ये जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें तो चांसेस हैं कि यहाँ पे मैच हो। दीगर कंट्रीज और दीगर टीमें भी क्या पाकिस्तान आने का रिस्क अब इन फ्यूचर लेंगी? देखिए, पाकिस्तान टीम्स तो अब आ रही हैं। वी कैन से कि अब अच्छे खासे मैचेस पहले भी हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ चुका है, टेस्ट मैच खेल चुका है, सीरीज खेल चुका है। इंग्लैंड पाकिस्तान आ चुका है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ चुका है। अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज होकर पाकिस्तान गया है, बांग्लादेश पाकिस्तान में मौजूद है। बांग्लादेश के वनडे मैचेस रहते हैं, एक टेस्ट भी पड़ा हुआ है। मे बी दैट उसके कुछ मैचेस यहाँ पर फैसलाबाद में हो जाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ज्यादा हमें इम्कानात नजर आ रहे हैं वो इंग्लैंड के टूर के, इंग्लैंड का टूर पाकिस्तान। और 2005 में लास्ट टाइम फैसलाबाद में इंग्लैंड ने खेला था, टेस्ट मैच खेला था, मेरे ख्याल से एक ही मैच हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान आया और फैसलाबाद आया। तो ये तब की बात है जब केवन पीटरसन को कुछ सुनना पड़ा था यहाँ पर फैसलाबादियों से, तो उसने वो बात की भी थी कि मेरे साथ ये हुआ था। जुगते क्योंकि फैसलाबादी है ना, तो वो जुगतों से तो बात नहीं आएंगे, तो वो तो निकल कर आएगा। और वो मुझे लगता है अब भी बड़ी मजेदार सा कोई कंटेंट इस हवाले से भी हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मरियम, कोई भी इवेंट हो, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, सोशल मीडिया के लिए भी कंटेंट निकालना पब्लिक को आजकल बड़े अच्छे से आता है। बिल्कुल अच्छे से आता है। और मैं तो ये कहूंगी कि जहाँ फैसलाबादी होता है ना, उसके होने से पता चल जाता है, उसकी लैंग्वेज से बल्कि फैसलाबादी है। तो हमारे फैसलाबादी खिलाड़ी यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं। जितने भी एक्स क्रिकेटर जो यहाँ पर खेल चुके हैं ना, मैं अहमद शहजाद से मैंने सवाल किया था कि अहमद भाई बताएं, आपने फैसलाबाद में बहुत सारे डोमेस्टिक के मैचेस खेले हैं, तो आपको कैसा? कहता है यार जुगते बहुत करवाते हैं। तो हम एंजॉय करते हैं। ऐसी तरह हफीज ने भी कहा था, क्योंकि फैसलाबाद मशहूर ही जुगतों के लिए, और जुगते अगर ना हो तो फिर कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है। और बहुत सारे लोगों की, मैं भी सोशल मीडिया जब भी क्रॉलिंग करती हूँ और लोग फैसलाबाद को विजिट करते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा अब हम ये भी देखेंगे कि जो फैसलाबाद के बारे में जुगते मशहूर हैं वो वाकई है या नहीं, और फिर वो खुद एडमिट करते हैं कि ऐसा ही है। तो अच्छी बात है, इस तरह की चीजें, इवेंट्स होने चाहिए और क्रिकेट को फरोग मिलना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जिस तरह से खेलों का रिवाइवल हुआ है, जिस तरह से क्रिकेट दोबारा से फैसलाबाद में खेली जाएगी, और फिर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इसमें मौके भी पैदा होंगे। और तमाम की तमाम काविश चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की है, और जाहिर बात है जिसका कोई अच्छा काम हो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम हर खेलों को सपोर्ट करेंगे, हमारे प्लेयर्स को इक्वल जो है वो फैसिलिटीज मिलेंगी, तो पाकिस्तान में खेल किसी भी तरह के हो, चाहे वो क्रिकेट है, स्क्वॉश है, कबड्डी है, क्योंकि पंजाब से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर हुकूमती सतह पर उनको वो सपोर्ट मिलती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी लिहाज से खेलों में पीछे रह सके, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पे मर्द हजरात के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों में भी मरियम बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और लड़कियाँ भी अब एक्सपेक्ट करेंगी कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट हुआ तो खवातीन के हवाले से भी कुछ इवेंट्स आए और उनकी भी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे करवाए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो खवातीन हम जब आबादी में ज्यादा हो सकती हैं तो फिर हमारे लिए जो मौके हैं वो भी ज्यादा होने चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं, खवातीन के लिए एक कॉन्सेप्ट भी होता है कि खवातीन जो है वो हमेशा पीछे रहती हैं या उनको पीछे रखना चाहिए या हमें प्रमोट नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि ये हम लोग की अपनी सोच होती है, हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलें। लोगों का काम है कहना, उनका काम है बोलना, उनका काम है देखना। आप अपना काम करें, वो ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आपको टीचिंग में, एवरीथिंग, सब कुछ खुला है हमारे सामने। हमने सिर्फ एक स्टेप लेना है। अगर हम वो स्टेप ले लेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि जब तक हम स्टेप नहीं लेते तो लोगों को लगता है कि शायद कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, पहले समझा जाता था कि वो जो मर्द हज़ात है वो नहीं कर सकते। किसी एक ने तो स्टेप लिया ना, जिसकी वजह से आज मर्द हज़ात हमें खुद यहाँ पे जो है वो नजर आते हैं कि वो मेकअप आर्टिस्ट हैं। उसी तरह से अगर खवातीन भी कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ लगता है कि वो सिर्फ मर्द ही कर सकता है, अगर खवातीन भी उसकी तरफ स्टेप लेंगी अपना पहला, तो उसके साथ साथ लोगों को ये सोचने पे वो मजबूर हो जाएंगे कि हाँ जी वुमेन कैन डू। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम लोग इसकी तरफ गौर करें कि अगर इस तरह की लीग्स खवातीन के मर्दों के लिए की जा रही हैं, जो कि पूरा फैसलाबाद देखेगा, तो उसके अंदर खवातीन के लिए भी
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए। अगर मैं तो कहती हूँ कि खवातीन की यहाँ पे कोई लीग जो है वो करवाई जाए मैच की, तो मैं कहूँगी कि शायद वहाँ पे पूरी फैसलाबादी कुड़ियां आएंगी, पहुंचेंगी देखने के लिए, ऐसा ही enjoy करने के लिए। अरसलान बहुत डेस्परेटली काफी टाइम से कुछ कहना चाह रहा है कि ये कह रही है कि कोई चांसेस नहीं है। भाई आपको शायद ना पता हो, यहाँ पर अब भी खवातीन के अंडर 19 के ट्रायल्स हुए हैं क्रिकेट। नहीं, हम वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको अभी फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिलती है, कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशन आपको जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती है, तो हम ऐसे टैलेंट की बात कर रहे हैं। लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। अब लोग उस चीज से निकल आया कि ये मर्द और औरत के फर्क से देयर इज नो जेंडर डिफरेंस। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इट्स स्टिल बट अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अब वी आर लिविंग इन 2024। अगर आपके दरमियान में मर्द औरत का वो एक फर्क नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको फैसिलिटीज चाहिए। हर फैमिली अफोर्ड नहीं करती है कि वो अपने बच्ची को अच्छी डाइट दे सके, फिर उसके बाद आपको सोशली बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये जो मसाइल है ना वो दोनों के लिए इक्वल है, लेकिन ये थोड़ा सा हम कहते हैं खवातीन को ज्यादा है क्योंकि हमारे वो माशरे में कुछ उसको जिस नजर से देखा जाता है। लेकिन अब भी सूरत हाल जो है वो काफी बदल रही है, और अब भी ही इधर फैसलाबाद किसी इकबाल स्टेडियम में ही चैंपियंस वीमेन लीग होके गई है, जहां पर फैसला पूरा मुल्क भर से जो खवातीन क्रिकेटर्स वो खेल कर गई हैं। अभी अंडर 19 के ट्रायल्स हुए हैं एक हफ्ता पहले इधर ही सैयद अजमल अकेडमी में, और 100 से ज्यादा खवातीन की बच्चियां थी, छोटी बच्चियां थी जिन्होंने ट्रायल्स दिए हैं, और दे वर वेरी एक्साइटेड कि वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे। और उनके साथ छोटी उनकी बहनें भी आई हुई थी, और वो भी कह रही थी कि अगर मेरी बहन सेलेक्ट होती है तो फिर मैं भी आऊंगी। तो अब लोगों में वो एक जो फर्क था वो अब खत्म होता जा रहा है, और लोग चाहते हैं कि अब खवातीन जो है वो भी उभर कर सामने आए। तो कोचेस जो है उनके, क्योंकि इस तमाम सूरत हाल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट और हमारा खेलों का शोबा कितना ज्यादा आने वाले न्यू टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, या जितना एग्जिस्टेंट हमारा टैलेंट है उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि ये भी रियलिटी है, एक हार्श रियलिटी है, एक तल्ख हकीकत है कि बहुत सारे हमारे डिफरेंट खेलों से ताल्लुक रखने वाले प्लेयर सिर्फ इसलिए किसी ना किसी पॉइंट पे क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली और फैसिलिटीज के लिहाज से सपोर्ट नहीं होती। तो हमारी निशानदेही सिर्फ उस जानिब थी। नहीं, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात की है कि फाइनेंशियल क्राइसिस परफेक्ट स्पोर्ट्स को प्रोफेशन बनाते हुए बहुत टाइम लगता है, और उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है फाइनेंशियल। अभी बात कर रहे थे आप खवातीन की, तो अभी मैंने एक इवेंट कवर किया था ताइक्वांडो एसोसिएशन का। तो वुड यू बिलीव कि मैंने खवातीन को ज्यादा देखा और लड़कों को कम देखा। और वो बच्चियां इतनी स्किलफुल बच्चियां थी, मतलब मैं सरप्राइज्ड हो गया कि यार ये मुश्किल होता है, ये खवातीन के लिए आसान नहीं होता कराटे खेलना या ऐसा कुछ करना। अच्छा, इसके चीज अंदर मैं एक ऐड करूंगी जो कि रिसेंटली, अभी ये नहीं कि बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ, सोशल वेलफेयर का एक इदारा है कशरफ महमूद, वहाँ पे ताइक्वांडो की क्लासेज जो है उन्होंने उनका आगाज किया। वहाँ पे दीगर क्लासेस भी होती हैं, उनके अंदर बच्चियों को हुनर सिखाया जाता है कि जिससे वो अर्निंग कर सकें। अब वहाँ के इंचार्ज का क्या कहना है, वो कहती हैं कि लोग हमें आके कहते हैं कि हम अब खुद को महफूज करने से ज्यादा कमाना चाहते हैं कुछ। ये एक सोच ये भी लोगों में इस वक्त मौजूद है। वो कहते हैं कि हम हुनर सीखेंगे तो हम अर्न कर लेंगे, और अगर वो क्लासेस की बात करते हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन लें, तो आगे से कहते हैं कि हम अपनी हिफाजत से ज्यादा खाना ज्यादा चाहते हैं कि हमें खाना मिल जाए। क्योंकि इस चीज में तो कोई भी मरियम दो राह नहीं है कि आप अपना शौक भी तभी पूरा कर सकते हैं जब आपके पास सोर्स ऑफ अर्निंग है और आपके पास अर्निंग करने की अच्छी चीजें हैं। और इसी तरह से हम तो यही चाहते हैं कि खेलों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिले, और जिस तरह से ये लीग है और ये लीग बहुत ज्यादा कामयाब हो। अच्छा अरसलान, ये भी बताइएगा, क्योंकि सारी बात है कि ये एक खुशखबरी है और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में फैसलाबाद के लोगों को पता होगा। लोगों में आपने अभी तक कैसी एक्साइटमेंट देखी है, फील्ड में आप जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है फैसलाबादियों की तरफ से? तैयारियां तो बड़ी अरूज पे चल रही हैं। नहीं, देखिए, फैसलाबादियों ने कभी मायूस नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट को। जब जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुए हैं हमें बहुत बड़ा क्राउड देखने को मिला है यहाँ पर। अभी क्योंकि अभी तो कैंप्स भी नहीं लगे, जब कैंप्स लगेंगे तो स्टार्स होंगे टीम में, स्टार्स को देखने के लिए लोग कैंप्स को देखने के लिए भी रश हो जाता है यहाँ फैसलाबाद में, अक्सर ये भी होता है। तो तब देखेंगे। अभी थोड़ा सा एक तो पीसीबी ने वो अवेयरनेस स्टार्ट नहीं की कि यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। जैसे हर बड़े स्टेडियम में मीडिया सेल होता है, क्या इकबाल स्टेडियम में भी मीडिया पर्सन्स के लिए जितने रिपोर्टर्स हजरात कवरेज के लिए जाएंगे तो वो भी उस हवाले से होगा, लेकिन इस दफा थोड़ा पीसीबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। देखते हैं कि वो आगे जाके किस तरफ ये किस करवट बैठता है। लेकिन सो फार तो यही कहा जा रहा है कि वो एक पूरा एक देंगे। लेकिन मैं और जीनत काफी एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि हम आए तो आप
स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं, आपको हमारे लिए दरवाजे खुलवाने पड़ेंगे पीसीबी से कहते हैं। क्योंकि खवातीन भी उतना ही ज्यादा डेफिनेटली हम लोग दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हम जैसी और भी बहुत सारी खवातीन एक्साइटेड होंगी जो कि देखना चाहती हैं इस तरह के एंटरटेनमेंट को भी, और ये बड़ी अच्छी बात है। और 12 सितंबर से ऑनवर्ड इसका आगाज होगा और अच्छी बात यह है कि तमाम फैसलाबाद के लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर सकेंगे। इससे बड़ी और क्या गुड न्यूज हो सकती है कि आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट पे, खाने पीने पे आपको थोड़े से खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको बेहतरीन एंटरटेनमेंट फैसलाबाद में मिलने जा रही है। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबा पंजाब में बड़ी अहमियत का हामिल रखने वाला अहम तजारती मरकज़ है, और फैसलाबाद आबादी के लिहाज से जितना बड़ा शहर है, यहाँ पे क्राइम की शरह भी उसी लिहाज से दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है, जिसके पीछे की बहुत सारी वजूहात हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, और आए रोज हम देखते हैं कि राहजनी तो क्राइम स्ट्रीट्स जो है वो बड़े आम हो गए हैं। तो किस तरह के फैसलाबाद में क्राइम्स पाए जाते हैं, इस हवाले से तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन मदीना टाउन डिवीजन के हवाले से अगर हम देखें तो फैसलाबाद में बड़ा आबादी के लिहाज से एक बड़ा ही गुंजान आबादी इलाका है, और यहाँ पे बहुत सारे क्राइम देखते रहते हैं हम, और किस तरह के आम क्राइम है जिसका सामना करना पड़ रहा है मदीना टाउन को, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अहम शाहराएं और कस्बे टाउन इसके साथ एसोसिएट हैं। तो कौन कौन सी अहम शाहराएं हैं, जिसमें डी ग्राउंड भी है, सूसा रोड भी है, और भी किनार रोड भी हम देखते हैं कि इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं। तो इसमें किस तरह की क्राइम एक्टिविटीज हैं, और जैसे ही हम देखते हैं कि डी ग्राउंड की बात करें तो वहां पे बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में बैठी हुई है। तो ऐसी जगहों पर किस तरह के जो है वो क्राइम आम है, और किस तरह के लोगों को क्राइम का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें मदीना टाउन पुलिस किस तरह से इसमें अमल पैरा हो रही है, कैसे तमाम इलाकों में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती हैं, किस तरह से इलाके के क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, पूरी सूरत हाल अमन अमान के हवाले से क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी मदीना टाउन साद अशर साहब और हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मदीना टाउन डिवीजन में किस तरह के क्राइम आप देख रहे हैं, कि कौन से क्राइम आम हैं और उन पर काबू पाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी देखिए, मदीना टाउन जो है डिवीजन, ये काफ़ी डाइवर्स है। इसमें आपको काफ़ी अर्बन एरिया भी मिलेगा, जो पोश इलाका है वो भी है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया भी मौजूद है और रूरल एरिया भी मौजूद है। तो हर एरिया का अपना क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम तो एक जनरली पाया जाता है और उससे हम डील करते रहते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस भी होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम वो भी काफ़ी कॉमन है, और इसके अलावा जो हीनस ऑफेंसेस हैं वो भी काफ़ी होते हैं। रूरल एरिया में क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मर्डर और इस तरह के केसेस वो भी होते हैं। तो हमें हर तरह के क्राइम से डील करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी हमने देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे, जैसे कि सर ने भी मेंशन किया। तो एज जर्नलिस्ट आप तो ये क्या देखते हैं कि कौन से जराइम सबसे आम है जिसका सामना रोजमर्रा की रूटीन पे शहरियों को करना पड़ता है? शुक्रिया जीनत। स्ट्रीट क्राइम जिस तरह साहब साहब ने बताया कि वो एक यूजुअल हो चुका है, वो तो एक नॉर्मल बात हो चुकी है। नॉर्मल इस लिहाज से कि स्नैचिंग आप देखें पूरे पंजाब में आपको मिलेगी, इवन आपको दीगर सूबों में भी मिलेगी। जी। कराची में बहुत ज़्यादा है, आपके लाहौर में, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम लोग चूँकि ज़्यादा इससे इसलिए अफेक्ट होते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। जी। लोग कारोबारी हजरात जब शाम को घर जाते हैं, रास्ते में कहीं लुट जाते हैं, या बैंक से रकम लेकर आते हैं तब लूट जाते हैं। इनका जो मदीना डिवीज़न है जीनत, उसके 9 पुलिस स्टेशन हैं। ठीक है। जो 9th है फैडमिक, वो रिसेंटली उसमें ऐड हुआ है। अब फैडमिक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। थाना साइयावाला से कुछ गांव लेके फैडमिक में शामिल किए गए, उसको एक प्रॉपर सारी स्पेस दी गई, एरिया दिया गया। सबसे फास्ट ट्रैक जो है इनके डिवीज़न में है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैसलाबाद का जो सर्कल है निशाताबाद, 5 उसमें पुलिस स्टेशन हैं, उसमें एक सर्कल में, और उसका अब इलाका ये देख लें कि सिटी एरिया से शुरू होके आखिरी साइयां वाला, जिसके बाद आप एक्सप्रेस वे क्रॉस करके मोटरवे इंटरचेंज से आप लोग सांगले की तरफ आगे ननकाना की तरफ निकल जाते हैं। बहुत वास्ट एरिया है उसका, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इधर है, और आपकी बहुत सारी कंपनीज की ऑफिस कोनूर के इलाके में मौजूद हैं, केनाल रोड पे मौजूद हैं। इनको
क्राइम रोकने के साथ साथ उनको सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए रोज कोई ना कोई फॉरेन डेलीगेशन भी आता है, कोई वीवीआईपी से वहाँ पर मूवमेंट होती है, इनको वहाँ भी वो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और इनके सिटी एरिया में स्ट्रीट क्राइम को भी डील करना पड़ता है, और रूरल एरियाज भी इनके थाने में है, निशाताबाद है, झुमरा है, साइयाँ वाला है, इनके इलाके में फ्रैगमिक है, वहाँ पे इनको क्राइम अगेंस्ट पर्सनस, लड़ाई झगड़े के मामला भी देखने पड़ते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, मर्डर्स के मामला भी देखने पड़ते हैं। लेकिन जो हर प्रोग्राम में आपके हम ये बात लाजमी करता हूँ कि इतनी ज़्यादा इन पर बर्डन है काम का, लेकिन उस तरह के वसाइल इनके पास मौजूद नहीं है, उस तरह की स्ट्रेंथ इनके पास मौजूद नहीं है, और जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनस है उसको डील करने के लिए उतनी जदीद किस्म की डिजिटलाइज इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, पूरी फैसलाबाद पुलिस के पास है। सबसे बड़ा इशू स्ट्रेंथ का है। हाँ, ये तो हमें ऑब्वियसली हर प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी इस वक्त बात है कि अगर इनके पास गाड़ियां तो फ्यूल नहीं है। हाँ, वो फ्यूल पूरे पंजाब का इशू पुलिस डिपार्टमेंट का बना हुआ, पिछले एक साल से बना हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि वसाइल की बहुत ज्यादा कमी है, और न काफी जो है वो नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट और आवाम के दरमियान एक अदम एतमाद पाया जाता है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को इसके अलावा और किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, रिसोर्सेज का इशू तो हर दौर में रहा है, अभी भी होता है, काफ़ी इश्यूज होते हैं। स्ट्रेंथ से रिलेटेड हमारे फैसलाबाद पुलिस के जेन्युइन इश्यूज मौजूद हैं। अगर रावलपिंडी से कंपेयर किया जाए तो रावलपिंडी की आबादी से तकरीबन डबल के करीब आबादी है फैसलाबाद की, जबकि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस की स्ट्रेंथ तकरीबन सेम है जी। तो दूसरा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे तैयब सब बात कर रहे थे सिक्योरिटी के लिहाज से, तो यहाँ पे अभी फ्रैगमिक में हमारी चाइनीज सिक्योरिटी पे एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ लगती है। तो इस तरह के इश्यूज जनरली मौजूद होते हैं, लेकिन ये कि हमने अपने एंड पे उनसे डील करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारे इश्यूज थे उन पे काफ़ी काम हुआ है। पंजाब पुलिस में आईजी साहब की क़यादत के अंडर काफ़ी हमारे पुलिस स्टेशन हमने बनाए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इम्प्रूवमेंट आई है, बाकी इश्यूज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, बाकी मसाइल भी इंशाल्लाह हल होंगे। अवाम से ताल्लुक़ में जो एक है एतमाद का फुकदान होता है, ये पाकिस्तान में हमेशा से मौजूद रहा है। हमारी कोशिश होती है अवाम से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, और इस सिलसिले में हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स होते हैं। कल यहाँ पे एक केस हुआ था मदीना टाउन में, वो भी जैसे आपने देखा होगा, लोगों की परसेप्शन होती है, एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस हुआ था। कल सुबह एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हुआ किया गया था। तो कल पूरा दिन हमारी टीम्स इस पे एक्टिव रहीं, उसमें हमारी सीआईए की टीम भी थी, हमारी मदीना टाउन की टीम भी थी, हमारी आईटी की टीम भी थी। तो उन सब ने मिलकर पूरा दिन मेहनत की, रात को जाकर बच्चे को भी रिकवर कर लिया, और जो मुलविस मुलजमान थे उनको भी पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक। तो वो जब हम फैमिली से मिल रहे थे बच्चे को रिकवर करके, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि देखें, हमारी परसेप्शन तो पुलिस के बारे में ऐसी नहीं थी, लेकिन जब हमने आपका सारा काम देखा है तो हमारी परसेप्शन चेंज हो गई है। हाँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसे अवाम का इंट्रैक्शन होता है उनको चीज़ें मालूम होती हैं, क्योंकि अवाम तक तो खबर पहुंचती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो अवाम तक नहीं पहुंचता कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, कितना काम किया गया है। कि इवन कहीं अगर खुदा न खास्ता में कामयाबी ना भी मिले तब भी प्रोसेस तो होता है, काम तो किया जाता है, और इसमें हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी शहादतें हैं। तो पुलिस अपना काम करती रहेगी, और आवाम के साथ भी हम अपना ताल्लुक को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। एंड वी आर होपिंग कि आने वाले टाइम में ये जो अदम एतमाद का सिलसिला है, ये लोगों के अंदर समझ भी आए और लोगों के अंदर एतमाद की बहाली भी हो। तो ये आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद में और स्पेशली मदीना टाउन में जो क्राइम की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्राइम रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? जीनत, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडस्ट्रियल सिटी है, उसमें आपके सपोज आप देखें 10,000 लेबर काम कर रही है, उसमें से 8,000 लेबर आउट ऑफ सिटी से यहाँ पर आई है, और वो सारे रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। इस हवाले से बहुत बार जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फ्रैगमिक के अपने एसोसिएशंस हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनसे मीटिंग्स हुई हैं, उनको बारहा ये कहा गया है, और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उनको ये रिक्वेस्ट करता भी हूँ कि एक SOP बनी है कि आपने कोई भी एम्प्लॉई हायर करना है तो उसकी फौरी तौर पर
पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। आपको खुद एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम वो बड़ा जदीद सिस्टम है, उसमें आप एंटर करें, वहां नहीं कर सकते। कम से कम एक फॉर्म जो पुलिस ने डिक्लेयर किया है उस फॉर्म को भिजवा के थाना में रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि पता चले कि किसी और सिटी से आके यहाँ पर लोग काम करने की आड़ में लेबर बन के जराइम तो नहीं कर रहे। हाँ। अब हमारे जो गैंग्स पकड़े जाते हैं, आप देखें उनमें से 60% गैंग्स के लोग वो हैं, कोई टोबे में से आ रहा है, कोई शेखोपुरे का है, कोई गुजरांवाला का है। जी। हमारे अपने लोग वर्कर लोग हैं, हार्ड वर्कर लोग हैं, इंडस्ट्री में वो मजदूरी भी करते हैं, दीगर उद्योगों को भी लगे हुए हैं। जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो फिर आके यहाँ पर क्राइम करते हैं। जिस दिन 100% हमारी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हो गए, जीनत आप देखेंगे कि आपका 50% क्राइम रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक दूसरी ये कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग कम उजरत में जब बंदे रखने का करते हैं ना कि ठीक है भाई इनको माइनर सी आपको अमाउंट पे करनी पड़ेगी, आप रख लो, और बाद में वही बाद में आपको जो है वो क्राइम की सूरत में उनको चीजों को फेस करना पड़ता है। तो सर जितने इतने ज्यादा जुर्म जो हो रहे हैं, चोरी होना, डकैती होना, स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब लोग तो 1000 2,000 के लिए भी जुर्म करने से गुरेज नहीं करते, क्योंकि वाकई हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे सोशली और भी बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। तो मदीना टाउन डिवीजन में स्पेशली आप किस तरह के इकदाम कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजीज के थ्रू क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, क्राइम से रिलेटेड अभी हमारे जो 2 अहम पॉइंट्स होते हैं, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। जी। तो प्रिवेंशन के लिए भी हम डिफरेंट स्टेप्स लेते रहते हैं। आप डेली देखें, आपको रोड्स पे हमारे जवान अलर्ट मिलेंगे, चाहे वो नाकाबंदियों में हो, चाहे वो पेट्रोलिंग में हो, और उसमें डॉल्फिन फोर्स हो, ईगल हो, हमारी अपनी पुलिस की मोबाइल्स हैं, तो हम सबको एक्टिव रखते हैं। दूसरा, डिटेक्शन में आप देखें कि क्राइम तो इससे इनकार नहीं है कि क्राइम बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हमारी डिटेक्शन इसमें प्रॉपर चल रही है। जी। जो क्राइम हो रहा है साथ में हम डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसमें अरेस्ट भी हो रहे हैं, और उसमें जो माल लूटा जाता है उसमें हमारी रिकवरीज भी हो रही है। इवन जो हमारा मेजर क्राइम था, कोई बड़ी अगर कहीं पे डकैती हुई, तो उसमें भी मोस्टली तकरीबन हम डिटेक्ट कर चुके हैं। मेजर केसेस हम तमाम डिटेक्ट कर चुके हैं, शायद ही कोई एक आध केस शायद कोई ऐसा बचा हो। तो इसके अलावा स्टैट्स के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा। क्राइम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें तो इवन मेजर हेड्स में इस साल का जो क्राइम है हमारा अभी तक, वो पिछले साल की निस्बत कम है। Oh, that's really great. जी, मौजूद तो है, उससे इनकार नहीं, हाँ। बट ये पिछले साल से कम है। तो इसमें ये एफर्ट्स की बदौलत ही मुमकिन हो सका है। हमारी तमाम टीम इसमें काम कर रही है, और इंशाल्लाह यही होता है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसको डिटेक्ट किया जाए, और उसके जो मुजरिम हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे क्राइम की रोकथाम में पुलिस डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है, तो दीगर इदारे और इनकी हमआहंगी आपके लिए कितनी ज्यादा सपोर्टिव साबित होती है? लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहती है? देखिए, इसमें दीगर इदारे भी और सिविल सोसाइटी भी, हमें सबका ताउन दरकार होता है। हम यही बात करते हैं। अब देखें, बिजनेस सेंटर्स की बात होती है, फैसलाबाद इज इंडस्ट्रियल सिटी। जी। तो अब जो प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे रखी जाती है, उसके मयार के हवाले से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, और हमारा ताउन चल रहा है। अभी हमारी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी मीटिंग हुई थी इसी सिलसिले में। जी। और हम काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट्स पे, और जो हमारे मेगा स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, उन सब के साथ हमारी सब कोऑर्डिनेशन चल रही है। उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरास के हवाले से भी एक ये हमारी बात होती रही कि देखें, जो बिजनेस सेंटर्स के कैमरास हैं वो उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से लगाए होते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं, एक तो बैकअप वगैरह के हवाले से, फिर जिस तरह से उनको यूटिलाइज किया जाता है, तो वो हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो पुलिस के लिए भी हेल्पफुल हो सकें। इसी तरह प्राइवेट सिक्योरिटी के मयार को बेहतर बनाने के लिए कि बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज ऐसी हैं जिनके जो गार्ड्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। हाँ। तो ये हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये हम जाके फील्ड में चेक कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स लगे हुए हैं, तो हम चेक करते हैं, उनके वेपन्स भी चेक कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चेक कर रहे हैं,
और इस सिलसिले में हमारी चैम्बर के साथ कोऑर्डिनेशन जारी है, तो ताकि ये चीज़ें भी हम इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। और जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स फ्राहम करने वाली कंपनीज हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ पे कितना एम्फेसाइज किया जा रहा है, और अवेयरनेस के हवाले से भी हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा लोगों को अवेयर होना चाहिए कि जिस तरह से कानून लागू किए जाते हैं उसको फॉलो करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सब तक आगाही पहुंचना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और शहर में तमाम इंतजामात को, तमाम चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए कानून की पासदारी बेहद ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के दौर में मैं खुद पर्सनली समझती हूँ वो ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए लॉज के बारे में, आपके राइट्स के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट और लोगों के दरमियान इतना अदम एतमाद है, इतनी मिसकम्युनिकेशन है, और हम लोग घर बैठे ही एक पर्सपेक्टिव बना के सालों से बैठे हुए हैं कि हमारी पुलिस शायद हमारे हक में नहीं है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट वो है जो 24/7 हमारे लिए, हमें सर्व करने के लिए तायनात रहती है। और सिर्फ 24/7 के ये कह देना और ये बड़ा आसान होता है, लेकिन जो लोग 3-3, 4-4 दिन कंटिन्यूसली ड्यूटीज करते हैं, घरों को वापस नहीं जाते, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है। तब आप क्या समझते हैं कि लोगों में आगाही की कितनी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे? एक तो क्राइम को रोकने के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है, और लोगों तक ये बात पहुंचाना, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि लेबर को बिना वेरीफाई करते आप रख लेते हैं, बाद में कोई भी हादसा होता है तो फिर पुलिस के पास जाना, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की एहतियात पहले कर लें। और प्राइवेट जितनी भी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और उन्हीं के साथ एसोसिएट लोगों की रजिस्ट्रेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जीनत, ये पुलिस देखें, पुलिस अकेली खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक आप लोग उनके बाजू नहीं बनेंगे, आप उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे। अच्छा, पुलिस आपसे ये हेल्प नहीं मांगती कि आप हमारे साथ आएं और चोर डाकू पकड़ें जी। पुलिस ये कह रही है सिर्फ कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी का खुद भी ख्याल करें, ख्याल रखें। अगर आपने बैंक से 5 लाख या उससे ज्यादा रकम लेनी है, आप बैंक मैनेजर को बताएं, किसी भी बैंक के अमले के शख्स को बताएं, फौरी तौर पर मुतलका पुलिस बुलाएगा, पुलिस आपको अपनी सिक्योरिटी में आपकी जगह तक छोड़ के आएगी। तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल है, नो चार्जेस, ये टोटल फ्री है। लेकिन लोग कहते हैं यार पुलिस आएगी, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, हम ले जाते हैं। अब हो ये रहा है कि बैंकों की, मैं आपको अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, ये इधर सरगोदा रोड के इलाके में वारदात हुई है, लास्ट वीक की बात है जी। सीसीटीवी में वो बंदा बैंक में गया है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, 20-25 मिनट उसने उस बंदे की रैकी की है। उसके बाद वो उसी के साथ बाहर निकला, उसके पीछे गया, रास्ते में से एक बंदा उसने साथ बिठाया, उसको जाकर लूट लिया। मुझे ये बताएं, बैंक वाली सिक्योरिटी कहाँ थी कि ये एक बंदा 25 मिनट वहां पे सिर्फ रैकी के लिए खड़ा है, सिर्फ कोई काम नहीं है, क्यों आया ये? ये देखना बैंक की भी जिम्मेदारी है, उसके अमले की जिम्मेदारी है। अब वो पुलिस पे वो बर्डन है कि जनाब ये देखें डकैती हो गई, आपने क्यों नहीं ढूंढी? फिर डकैती होने ही क्यों दी गई? 5 मिनट बाद बैंक का अमला उसको पूछता है कि आप क्यों खड़े हैं, वाई? हाँ, अगर आपको कोई काम है तो बताइए क्या काम है। इसी तरह एक वुल्नरेबल एक्ट है कि जहां पे आपकी डेली की रकम की ट्रांजैक्शन है, इवन एक छोटी सी दुकान भी किसी मोहल्ले में भी है, लेकिन उसकी सेल ज्यादा है, डेली बेसिस पे उस पर ज्यादा रश पड़ता है, वहां पर ट्रांजैक्शन ज्यादा है पैसे की, तो आप एक 30-40 हज़ार पर मंथ का सिक्योरिटी गार्ड रख लें, आप अपनी बाकी रकम तो सिक्योर करें। लेकिन जब पुलिस उनको ये कहती है, वो कहती है जी पुलिस हमें तंग करती है, हमें कर ले आती हैं जी, एसएचओ को समझाएं बिला वजह तंग कर रहा है। मैं कहा जी क्या कहता है? वो कहता है गार्ड रखें। ये रिसेंटली मिला चौक में कॉल आई जी, हम 3-4 लोगों ने चाय के स्टॉल है, एसएचओ बहुत तंग कर रहा है। मैं क्या कहता है? वो कहता है गार्ड रखे। मैंने कहा भाई वो तंग नहीं कर रहा, आपका भला कर रहा है, आप चारों मिलके एक गार्ड रख लें, कम से कम वारदात इस आपके इलाके में नहीं होगी, एरिया में नहीं होगी, वहां पे गार्ड मौजूद है। अब पुलिस की जितनी स्ट्रेंथ है वो हर एक मोहल्ले गली में हर मार्केट को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, नहीं फ्राहम कर सकती। उन्होंने दीगर ड्यूटीज भी करनी है। आग लगेगी तो पुलिस जाएगी, छत गिरेगी तब भी पुलिस ही जाएगी, कोई वीवीआईपी आएगा तो पुलिस बेचारी सिक्योरिटी देगी। तो आप ये भी देखें, और बहुत कम वसाइल के साथ हर जगह पर ऑन द स्पॉट ऑन टाइम पुलिस का होना इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें हम सबकी ताउन बेहद जरूरी है, हम सब पब्लिक हैं और हमारी ही सिक्योरिटी के लिए हमारा महकमा काम करता है, तो अवामी ताउन के बिना कोई
भी इदारा नहीं चल सकता, वो ख्वाह पुलिस का हो या किसी भी और इदारे की हम बात करें, हमारी सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, मदीना टाउन डिवीज़न में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग का क्या किरदार है? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से ही जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था, तो अभी इसमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं हमारे। एक तो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से हमने किया कि जो गेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनमें भी पहले कुछ वारदातें हो रही थी। ठीक। तो एक तो उनकी सिक्योरिटी, अब हम गए तो हमने देखा तमाम जगह पे यही मामला था कि जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी थी वो गेट पे चेक नहीं करते थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कभी उन्होंने रोक के नहीं पूछा। तो उस हवाले से भी हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया और उनकी सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग किया। इसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी जो गेटेड नहीं थी, जी। तो हमने उनको गेटेड बनाने के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट की हुई है। कुछ उसमें से इम्प्लीमेंट हो गया है, कुछ पे मजीद काम जारी है। और हमारी यही कोशिश है कि तमाम जितनी फैसलाबाद की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सारी प्रॉपरली गेटेड भी हों, उनका प्रॉपर सिक्योरिटी का सिस्टम हो जहाँ पे आने जाने वाले लोगों को चेक किया जाए और उनके एक प्रॉपर टाइमिंग हो कि जिसके बाद कोई गैर मुतल्लिका शख्स सोसाइटी में दाखिल ना हो सके। इसी तरह मैंने पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मेगा स्टोर्स के हवाले से बात की थी, वो भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि उनके सीसीटीवी कैमराज का सिस्टम वो हम प्रॉपर सेट कर रहे हैं, उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी को हम चेक कर रहे हैं। तो इसमें हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि हम उनके साथ रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेशन में आ जाएंगे और कोई भी उनका इशू होता है तो हमारा उनसे डायरेक्ट रब्ता है। और दूसरा जो उनके रिसोर्सेज हैं उनको भी हम अपने एंड पे यूटिलाइज कर सकें, बिल्कुल ठीक, ताकि वो हमारे काम आ सके। बिल्कुल ठीक। और ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ जितने सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की कि उनके जितने गार्ड्स हैं वो बिना जांच पड़ताल किए अंदर जाने देते हैं लोगों को, तो तमाम, मैं प्राइवेट कंपनीज के बिल्कुल भी ये नहीं कि खिलाफ नहीं हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनीज अपने गार्ड्स को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहे तो वो भेज सकते हैं? देखिए, प्राइवेट गार्ड्स के हवाले से ये है कि क्योंकि जो एक ट्रेंड गार्ड है अगर वो प्रॉपर वेपन के साथ खड़ा हो तो उसमें कॉस्ट कंपनीज को भी नॉर्मली ज़्यादा पड़ती है। तो यही जो अपने कॉस्ट को कट करने के लिए कंपनीज भी और बिजनेसेस भी ये थोड़ा इस तरह से क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस पे हम एक्शन भी ले रहे हैं और हम उनके साथ मिलके चल भी रहे हैं कि आप ऐसा मत करें। हम जब चेकिंग करते हैं तो जो भी उसमें डेफिशिएंसीज निकलती हैं हम उनसे आगाह भी उन्हें करते हैं। बाकी प्राइवेट गार्ड्स की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस अपनी रिसोर्सेज ऑफर करती है, हम ट्रेन भी करते हैं। उसमें वक्तन फ़क्तन हम ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं कि अगर किसी को अपने गार्ड्स की ट्रेनिंग चाहिए हो तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मदीना टाउन डिवीजन में टोटल अगर खवातीन एहलकारों की बात की जाए तो उनकी तादाद कितनी है, और उन खवातीन के होने की वजह से खवातीन की जो क्राइम की रेशियो उसमें कितनी कमी आई है? देखिए, खवातीन के हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है। वुमेन पुलिस स्टेशन वगैरह का वो तो एक अलहदा चल रहा है। उसके अलावा हमने जो जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल के हवाले से और दूसरा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और इस तरह के हमारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। बाकी पुलिस स्टेशंस की जो हमारी ख़वातीन एहलकारों की तादाद है वो सेपरेट है। उसके अलावा हमारा जो जेंडर बेस्ड क्राइम है उससे डील करने के लिए हमारा एक सेपरेट यूनिट बना हुआ है। तो ये तमाम जो ख़वातीन एहलकार हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जो हमारे वल्नरेबल क्लास है जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और ट्रांसजेंडर, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से हम इनको डिफरेंट जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का भी है हमारा एक इनिशिएटिव है कि अगर किसी खातून का कोई भी इशू है, कोई कंप्लेंट है इस तरह की, तो वो घर बैठे कंप्लेंट कर सकती हैं और उसमें पुलिस खुद उनके पास जाकर उनकी कंप्लेंट भी लेगी, उस पर एक्शन भी लेगी, उनको थाने नहीं आना पड़ेगा। कि जो एक थाने का एक डर होता है तो उसको देखते क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन बहुत घबरा रही होती हैं कि पुलिस तक जाएंगे तो पता नहीं लोग क्या बातें करेंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, तो उनके लिए ये है कि ऑनलाइन वो घर पे बैठ के अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट खुद घर तक जाएगा और खवातीन के जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। बिल्कुल जी बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक तो घर बैठे आप कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आपको थाने जाना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, हर थाना में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फीमेल मौजूद है। वो आने वाली खातून को डील करेगी बड़े अच्छे तरीके से, उसका फौरी मसला भी हल करेगी। अब जिस तरह सर ने बताया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सेंटर बना है,
उसमें अगर आप कॉल करेंगे कोई इशू है तो वो मुतलका थाने को खुद ही पास करेंगी और फीडबैक भी लेंगी कि आप ये मसला हल क्यों अभी तक नहीं हुआ। ओके। पूरे ज़िले में ये सिस्टम चल रहा है। अब ख़वातीन के लिए इतनी आसानी कर दी गई है, डॉल्फिन फोर्स में भी ख़वातीन हैं, एलीट फोर्स में भी ख़वातीन हैं। इवन अभी रिसेंटली चीफ साहब ने हुक्म पास किया है और आजकल में इम्प्लीमेंट हो भी जाएगा, शायद शुरू हो भी गया हो, कि जो आम थाने की मोबाइल वैन गश्त करती है उसमें भी ख़वातीन एहलकार होंगी। हमारे पास फैसलाबाद पुलिस में ख़वातीन एहलकारों की तादाद बड़ी देर तक 300 से 400 रही है, अब 800 प्लस हो चुकी है। ख़वातीन आ गई हैं, अभी रिसेंटली 150 आई हैं और उनको उनकी मर्जी के मुताबिक कहा गया आपने कहाँ लगना है, आपने FIR का अंदराज सीखना है आप थाने चली जाएं, आपने CDO ब्रांच में डाटा कलेक्ट कैसे करना है, मोबाइल का डाटा कैसे लेना है, CDR कैसे लेनी है, वहाँ चली जाएं। आप लोगों ने मिसल कैसे लिखनी है, अब वो ख़वातीन थानों में ड्यूटी कर रही हैं और बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रही हैं, मिसलें भी लिख रही हैं, FIR का अंदराज भी कर रही हैं। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में वो ख़वातीन के लिए लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन के हवाले से हमेशा से जब भी बात होती है तो हमारी कोशिश होती है, बल्कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि तमाम जितने देखने वाले हैं, जितनी ख़वातीन घरों से बाहर निकलती है, खुदारा उनको ज़रूर सपोर्ट किया करें और इज्जत और एहतराम के साथ डील किया करें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 में ख़वातीन की भर्तियों की तादाद जिस अंदाज से बढ़ रही है, उसके बाद एटलीस्ट ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पुरसकून हो सकती हैं कि अगर उनको इन फ्यूचर किसी भी तरह का मसला होता है, अल्लाह न करे कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट 24/7 हमारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मौजूद है। और उसी के साथ अच्छी बात यह भी है कि आप घर बैठे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अगर इन टच रहते हो तो आपके मसले को ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि आपकी घर की दहलीज तक इंसाफ फराहम किया जाएगा। और इंसाफ की घर की दहलीज तक फराहमी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। अगर आपको इंसाफ का मिलना इतना ज़्यादा आसान हो जाए तो माशरे से इंशाल्लाह इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है कि हम क्राइम की शरह को, जितने भी हमारे जाइम की शरह उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी सोसाइटी को जराइम से मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया जाए, लेकिन उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। सर, जिस तरह से हम ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के मसाइल को ही देखते हुए जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है, उनकी तरबियत किस तरह से की जाती है। पुलिस के साथ इंटरेक्ट करते हुए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन एहलकारों के साथ ही उनका आमना सामना हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे जाते हैं, ख़वातीन को रेस्क्यू भी करना पड़ता है, दीगर तरह के मसाइल होते हैं। तो इसमें तरबियती सेशंस किस तरह के रखे जाते हैं? जी, इसमें हमारे वक्तन फ़क्तन हम तरबियती सेशन कंडक्ट करते रहते हैं, इवन ऑफिसर्स के लिए भी और तमाम हमारे जवानों के लिए भी। अभी इस वक्त भी हमारे नेशनल पुलिस अकेडमी में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर। और इस तरह की वर्कशॉप्स और सेमिनार्स हमारे रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम लेवल्स पे हम अपने जवानों को, अपनी कांस्टेबलरी को ट्रेन करते हैं, तमाम ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं कि ख़वातीन से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको बड़ा केयरफुली हैंडल किया जाए कि उसमें ख़वातीन की बहुत सारी देखें किसी का नाम ऐसे ख़राब ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। तो आप देखें आजकल जो भी क्राइम होता है जेंडर रिलेटेड होता है तो उसमें पहले आइडेंटिटी रिवील हो जाती थी, पहले इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते थे। तो अब इस बारे में हम बहुत मोहतात हो चुके हैं और हमारी तरबियत इतनी अच्छी हो चुकी है कि हम किसी पे कोई इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते। और अगर फिर भी सर किसी न किसी सिनेरियो में कहीं पे डाटा को लेकर या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेकर वो कहीं लीक की जाती है या आपको पता चलता है कि ये इंटेंशनली हुई है, तो उसमें डिपार्टमेंट किस तरह की सख्त कार्रवाई उन पुलिस अफसरान के खिलाफ करता है? देखें वो फिर अगर कोई भी ऐसा मैटर हो तो उसकी सिवियरिटी के हिसाब से फौरन एक्शन लिया जाता है। उसमें हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन भी है और लीगल एक्शन भी है। ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है और कोई भी बंदा अगर ऐसी हरकत करे तो उसके लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तैयब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जितने पोश इलाके होते हैं, बिजनेस सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे जराइम की शरह ज़रा थोड़ी सी आम होती है, वहाँ पे जुर्म थोड़ा आम हो जाता है। तो महंगाई ने जितना जुर्म है उसको कैसे मुतासिर किया है, या महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं कि कितने फीसद जराइम की शरह में इजाफा हुआ है?
जीनत, नो डाउट कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जराइम में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन ये भी कहने में कोई कबाहत नहीं, हमें ऑन करना चाहिए कि लास्ट ईयर की निस्बत इस बार कंपैरेटिवली कुछ कम क्राइम कम है, स्ट्रीट क्राइम कम है, मर्डर, रॉबरी विद मर्डर, इस तरह के केसेस कम हैं। रॉबरी मर्डर अभी 24 घंटे में 2 हो गए तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है, पुलिस में अभी इनोवेशन लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हर प्रोग्राम में ये बात आपके मैं लाजमी करता हूं कि इनको उस तरह की इक्विपमेंट चाहिए, इनको लॉजिस्टिक सिस्टम उस तरह का चाहिए। हमारे फैसलाबाद में पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की शायद एक गाड़ी है, वो पूरे डिवीजन में वो गाड़ी मूव करती है। अब बैक वक्त 2 जगह पे हीनियस क्राइम हो जाए तो गाड़ी एक जगह पर मौजूद है। तकरीबन 2017 में अच्छा सर, तो शायद इस बात को थोड़ा सा यही कहते हैं कि नहीं एज यूजुअल, जैसे कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि नहीं वसाइल की तो बड़ी कमी है, लेकिन कोई नहीं, वो हर जगह होती है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इस पे बड़ा ओपनली बात करते हैं, जितनी भी अभी तक हमारे पास गाड़ियां मौजूद है पुलिस डिपार्टमेंट के पास, उनकी मेंटेनेंस का कितना ख्याल रखा जाता है, कितने टाइम के बाद उनको मेंटेन किया जाता है? क्योंकि फ्यूल के हवाले से तो आपने बताया कि फ्यूल उतना नहीं मिलता जितना रिक्वायर्ड होता है, तो मेंटेनेंस के हवाले से कितना ख्याल रखा जाता है, या फिर वो भी वही सूरत हाल है जो पेट्रोल की है? मैं अब आपने पूछ लिया तो मैं खुल के बात करूंगा, सर के सामने करूंगा। इस वक्त फंड का ये सिस्टम चल पड़ा है कि आपके पास स्टेशनरी नहीं है। पिछले 3 माह से पुलिस डिपार्टमेंट को एक रिम भी कागजों का नहीं मिला। अच्छा, वो बोझ बेचारे या मोहर की जेब पे या आने वाले साहिल की जेब पे है। आपके 2 से 3 करोड़ पर ईयर फंड आते हैं एमटी ब्रांच में गाड़ियों के टायर और बैटरियां तब्दील करने के लिए, और आप यकीन करें मुहर्रर एसएचओ बेचारे लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारे टायर चेंज करवा दें और हमारी बैटरियां चेंज करवाते हैं। वो फंड वेलफेयर में खर्च हो रहे हैं। वो फंड एक सीपीओ साहब ने कोरोना में बेहतरीन अपना ऑफिस बनाया, सीपीओ ऑफिस। ये लास्ट कुछ 6 माह पहले एक और सीपीओ साहब आए कहते नहीं यार इसको ऐसे कर दें, अच्छी खासी अमाउंट उन्होंने लगा दी। क्या जरूरत थी? आप मेहमान हैं, आपने ऑफिस बैठे काम करना है, 2 घंटे आपने यहाँ बैठना, फिर आपने चले जाना कॉम्प्लेक्स में, फिर आपने चले जाना पुलिस डिवीजन में। क्या जरूरत है? ठीक, वही खर्चे अब खर्च करें, लॉजिस्टिक पे खर्च करें। गाड़ियां अब देखें 25 से 30 गाड़ियां फैसलाबाद पुलिस की आए को साल से ऊपर हो गया है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, फेक नंबर लगा के चल रहे हैं, बशमूल एसपी साहब की गाड़ी। लेकिन वो अब चूंकि आईजी साहब ने कहा ठीक है यार चलाएं, करेंगे, फंड नहीं है अभी तक, रजिस्ट्रेशन का खर्चा 6 से 7 लाख की गाड़ी का है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि पूरे शहर के निजाम को मुनज़्ज़म रखने के लिए इतनी काविशें करती है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी चीजें होना, ये फिर किस चीज की निशानी? अच्छा, इनके साथ एक बड़ा जुल्म है, ये चूंकि डिसिप्लिन फोर्स है, ये खुद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। दीगर डिपार्टमेंट से आप देखें तमाम स्टाफ बाहर आ जाता है कि जी हमारा ये मसला है, ये बेचारे नहीं कर सकते, डिसिप्लिन फोर्स है। हम आपको पता है मैं डेली बेसिस पे तनकीद करता हूँ कि जी ये गलत काम हो रहा है जिसराइम, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूँ ये बेचारे इस मामले में इतने मजलूम है कि ये अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। इस बात पे तो हम आप अफसरान को फ्यूल का ये इशू है कि हाई कोर्ट जाना है ना, तो ये बेचारे अपने जेब से अपना फ्यूल डलवा के हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पे जाना ही जाना है। तो अगर अपने चीफ से कहते हैं भाई मैं भी ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, करें क्या करें। अब 2 ऐसे पेट्रोल पंप है फैसलाबाद के जिनकी पुलिस डिफॉल्टर है। अब आप जब को बड़ा जुल्म देखें, इन्वेस्टिगेशन कास्ट की मद में पैसे देने शुरू किए पिछले कई साल से, 3 करोड़ प्लस के बिल पड़े हुए हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। मसाइल हैं जो कि हमारा डिपार्टमेंट अपने मुंह से नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को और हाई अथॉरिटीज को अपना इंपॉर्टेंट किरदार अदा करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जितना स्ट्रांग होगा, उसके पास जितना अच्छा मैकेनिज्म होगा, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज होंगी, आम शहरी तक जितना भी इंसाफ का हसूल है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आम शहरी की जब हम सर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि जिनके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, या जिनको कहा जाए कि बहुत कमजोर हजरात जो कि महंगाई के भी सताए हुए हैं, बेरोजगारी के भी सताए हुए हैं। तो ऐसे अफराद के जब केसेस आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है, किस तरह से आप देखते हैं? बच्चे, खवातीन या बुजुर्ग हजरात बहुत सारे मसाइल अपने लेकर आते हैं जिनके पीछे कोई नहीं होता जिनको सपोर्ट करने के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसी कम्युनिटीज को कैसे सपोर्ट करता है? जी, पहले मैं तैयब भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा। देखें, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, इश्यूज होते हैं हर डिपार्टमेंट में होते हैं,
बट ऐसा नहीं है। बजट सर मैंने पहले ही कहा था ना तैयब भाई के सर कहेंगे कि इश्यूज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वसाइल की कमी है। सर मैं आपका जरूर पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और हम कोशिश करते हैं कि जब भी पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे पास ऑफिसर्स आते हैं तो हम उनका स्टांस जरूर लें और पता हम हमारे अपने शहरियों तक ये पैगाम आम करें कि पुलिस डिपार्टमेंट हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रहा है और कहाँ कहाँ किस तरह से कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर रहा है। सर कमज़ोर अफराद या कहे जाए कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया जिनके पास वसाइल की बड़ी सारी कमी होती है, पुलिस डिपार्टमेंट उनके लिए कैसे मददगार साबित हो रही है, क्या मनसूबाबंदी की जाती है मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिहाज से, वो थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वैसे कुछ इनिशिएटिव्स का जिक्र तो मैंने आपसे पहले भी किया था, जो हमारी वल्नरेबल क्लासेस के लिए हम कर रहे हैं काम, चाहे वो GBV हो, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हो या हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है। तो अभी जैसे कि मैं अब एक स्पेसिफिक अगर मेंशन करूं तो हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी काफ़ी उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इवन अभी स्कूल के एडमिशन से रिलेटेड उनके काफ़ी एक पॉइंट अगर बताऊं तो इश्यूज होते थे, तो उसमें हमने स्पेसिफिक स्कूल से एग्रीमेंट करके बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया है। बिल्कुल। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में बाकायदा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अपने कम्युनिटी के अंदर से फोकल पर्सन्स हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं जो उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके इश्यूज को सुनते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी उनका इशू हो हम रिजॉल्व कराएं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं ये वल्नरेबल क्लासेस के लिए, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इशू हो, खवातीन से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो या बुजुर्ग अफराद से रिलेटेड हो, तो हमारे तमाम जो पुलिस फोर्स है ये इसके लिए काम कर रही है। क्योंकि एक स्टेटमेंट हमने हमेशा से सुना है कि गरीब के लिए इंसाफ बहुत महंगा और अमीर के लिए बहुत आसान है, तो इन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का मकसद यही है कि हम अपनी सोच को, अपने नज़रिए को अगर चेंज कर सकेंगे तो सोसाइटी में स्लो एंड स्टडी ही सही लेकिन एक चेंज आने लग जाएगा। और जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट और आवाम के दरमियान का जो अदम एतमाद है उस एतमाद की बहाली होगी तो उसके साथ मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और कम्युनिटी बहुत अच्छे से सर्व करने लगेगी। इसी के साथ साथ सर एक चीज़ और जो कि मैं ऑफ कैमरा भी पूछ रही थी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि तमाम जितनी ऑडियंस है उन तक भी जाए, एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर की पर्सनल लाइफ भी होती है क्या उसके, क्योंकि घर के आम एक मर्द पर या एक आम सरबराह पर जितने मसाइल का अंबार होता है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, तो आई एम श्योर कि पुलिस डिपार्टमेंट भी उसी को फेस कर रहा होगा। तो आपकी इस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे लेकर चलते हैं, क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए ये किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज करना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बर्डन काफ़ी ज़्यादा होता है काम का और हमारे किसी भी ऑफिसर की जो एवरेज ड्यूटी होती है, ड्यूटी आवर्स बहुत टफ है, क्योंकि एक तो ऑफिशियल जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जो हमें असाइनमेंट्स मिली होती हैं, जो टास्क हमें मिले होते हैं, वो उन ड्यूटी आवर्स में कंप्लीट होना बहुत मुश्किल बात है। तो उन असाइनमेंट्स के पीछे, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आपको जो काम दिया जाता है, अगर कोई क्राइम आपने ट्रेस करना है, अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आपने जो काम कंप्लीट करना है वो ड्यूटी आवर्स में होना मुश्किल है। इसके लिए आप दिन रात काम करते रहते हैं। 24 आवर्स की ये जॉब है और हमारे तमाम नफरी, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो कोई ऑफिसर हो, वो सारे 24 आवर्स एक्टिव होते हैं। सर ऐसा तो लगता है कि घर में भी बैठे हैं और घर की कोई मामलात की बात चल रही है और एक पुलिस ऑफिसर के दिमाग में यही चल रहा है कि अच्छा क्राइम सीन पर ये हुआ है, अब मुझे इसका जो खिलाफ है वो एविडेंस इकट्ठे करनी है, तो मैं क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करूं, क्या है। तो ऐसा तो नहीं होता, फैमिली कंप्लेन नहीं करती इसमें कि ये, या फिर फैमिली इस चीज़ की यूज टू हो जाती है कि नहीं ये लाइफस्टाइल ऐसा है और इसी के साथ हमें चलना है। जी शिकवे शिकायत तो चलते रहते हैं, बट किसी भी पुलिस ऑफिसर की फैमिली को वक्त के साथ आदत हो जाती है थोड़ी, बाकी लाइफ के इश्यूज तो चलते रहते हैं। आप घर पे भी हों
तो अगर आपको थोड़ा टाइम आपको घर के लिए मिलता भी है तो आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, व्हाट्सएप है, मुसलसल आप राब्ते में होते हैं, जो भी काम आपको टास्क मिले होते हैं, जो भी काम चल रहा होता है तो उसका फॉलोअप चल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप दफ्तर में नहीं हैं तो आप काम नहीं कर रहे, आप हर जगह पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मेरा पर्सनली बड़ा फेवरेट है जो कि मैं हर किसी से पूछना चाहती हूँ, उनसे फील्ड से रिलेटेड, वो आपसे भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले के साद अरशद और अब के साद अरशद जो कि एसपी हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? आप अपनी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, डिफरेंस इससे पहले हम काफ़ी केयरफ्री होते थे। मैं ज़्यादा अगर बात करूँ अपनी, तो मैं किताबों में मसरूफ़ रहने वाला, किताबें पढ़ने वाला बंदा था। तो जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, हमारे एक्सपीरियंसेस बहुत बढ़ गए हैं, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बट अगर पर्सनल टाइम की बात करूं तो हमारे पास अपने लिए पर्सनल टाइम नहीं होता, तो हमारी पर्सनल लाइफ वही जो आप बात कर रही थी वो उस तरह से नहीं होती। और वो भी चाहिए होता है, पर्सनल टाइम भी चाहिए होता है, जाहिर बात है, हर शख्स की ज़रूरत है। तो पर्सनैलिटी चेंजेस आते हैं जब आप डिफरेंट किस्म के इश्यूज से डील करते हैं। मेरे यार दोस्त भी बहुत शिकायत करते हैं और लोगों को आप देखेंगे अमूमन पुलिस से सबसे ज़्यादा शिकायत होती है बिहेवियर वाइज। जी जी। तो असल में बात यह है कि जो पुलिस वाले हैं वो क्रिमिनल से काफ़ी ज़्यादा डील करते रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़े रफ हो जाते हैं। तो मैं अगर आपको एक वाकया सुनाऊं, एक मेरा दोस्त उसने मुझसे रब्ता किया। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट हमारी पर्सनालिटी को बहुत हद तक मुतासिर करता है। अगर आप बहुत शोर शराबे वाली जगह पे रहते हैं तो आप उसी तरह से बात करने लगते हैं, वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि पुलिस डिपार्टमेंट क्योंकि जिस तरह के हालात में रहती है वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, तो सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके कीमती वक्त का, आप दोनों मेहमानों का कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।